करने वाले हैं रैशनल क्या है और क्या क्या टैक्स सब्ज्यूम हुए हैं। जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 2017 में। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है इंडिया में। प्राइमरी रैशनल था क्रिएट करना है वन नेशन वन टैक्स सिस्टम। ये सब्ज्यूम करता है मल्टीपल टैक्स जो सेंट्रल और स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे जैसे कि सेंट्रल एक्साइज हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैट हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया। इसको सिंगल डेस्टिनेशन टैक्स बना दिया है। ये एक सिंगल डेस्टिनेशन टैक्स बना दिया गया है। इसका एम था वन नेशन वन टैक्स लाना। ये एम करता है सिंप्लीफाई करना है टैक्स स्ट्रक्चर को, एलिमिनेट करना है कैस्केडिंग इफेक्ट को। ठीक है, जो टैक्स ऑन टैक्स लगता है उसे खत्म करना है और इंप्रूव करना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। रेवेन्यू परफॉर्मेंस और इम्पैक्ट की बात करेंगे ऑन इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन। रेवेन्यू परफॉर्मेंस में जीएसटी जो है बॉइंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। एवरेज मंथली क्रॉस कलेक्शन जो है डबल हुआ है, टू 1.66 लाख करोड़ हो गया है, फाइनेंशियल ईयर 24 में हो गया था। रिफॉर्म जो है क्रेडिट किया जाता है विद एनहांस कर रहा है इकोनॉमिक फॉर्मलाइजेशन। सर्वे इंडिकेट करता है कि 94% जो इंडस्ट्री लीडर है वो व्यू कर रहे हैं कि ट्रांजिशन टू इकोनॉमी जो है, ट्रांजिशन टू जीएसटी जो है पॉजिटिव मैकेनिज्म है, जिससे 80% जो है बिलीव कर रहे हैं कि इससे सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन हो रहा है। की कॉन्सेप्ट क्या है, उसका रिलेवेंस क्या है और ट्रेंड क्या है फिजिकल मैनेजमेंट में। डेट टू जीडीपी क्या होता है? ये इंडिकेट करता है टोटल गवर्नमेंट का डेप्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ये सर्व करता है एज अ कॉज मेजर करने के लिए फिजिकल हेल्थ और गवर्नमेंट की एबिलिटी पे करने के लिए अपने ऑब्लिगेशन को। रेलिवेंस क्या है? हाई डेट टू जीडीपी जो होता है ये फिजिकल इंस्टेबिलिटी को बताता है और इम्पैक्ट करता है सोवरेन क्रेडिबिलिटी क्रेडिट रेटिंग को, और बोरिंग कॉस्ट जो है हाई हो जाता है। ये इंडिकेटर है कंट्री की एबिलिटी मैनेज करने का अपने पब्लिक डेट को। इसके लिए इनके सिंह कमेटी आई थी, इसने प्रपोज किया है मिड टर्म टारगेट है 60% का डेट टू जीडीपी होनी चाहिए, जिसमें 40% सेंटर के लिए और 20% स्टेट के लिए होना चाहिए। करंट स्टेटस ये है कि 57% जो है सेंटर का है और 57% है सेंटर का, और स्टेट का जो है कंबाइनली सेंटर और स्टेट का जो है वो 81% है। 57 सेंटर का है और 24% जो है स्टेट का है। और फ्यूचर टारगेट क्या है कि गवर्नमेंट जो है एम कर रही है रिड्यूस करना है डेट टू जीडीपी अराउंड 50% बाय मार्च 2031। जनरल गवर्नमेंट के डेट की हम देख सकते हैं कि फ्लक्चुएशन हुआ है, अप एंड डाउन होता है, तो स्टडी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं है। ट्रेंड की बात करेंगे तो रिडक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि फिजिकल कंसोलिडेशन हो रहा है। इंडिया का रेशियो जो है वो हायर है ग्लोबल मीडियन से फॉर सिमिलर रेटेड कंट्रीज, जो पोस्ट करता है चैलेंज इन टर्म ऑफ सोवन क्रेडिट रेटिंग और बोरिंग कॉस्ट में। बोरिंग कॉस्ट के लिए और सोवन क्रेडिट रेटिंग में हमें चैलेंज कॉस्ट करता है। एजेंसी जैसे कि फिच हो गया, उसने हाईलाइट किया है कि इंटरेस्ट टू रेवेन्यू रेशियो जो है वो कॉन्स्टेंट है रेटिंग अपग्रेड फॉर रेटिंग अपग्रेड्स। टैक्स पॉलिसी की बात करेंगे तो टैक्स पॉलिसी ये मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द टैक्स रेवेन्यू टू चेंज इन जीडीपी। जीडीपी अगर 1% से बढ़ रहा है, जीडीपी अगर 1% से बढ़ रहा है और टैक्स कलेक्शन जो है 2% से बढ़ रहा है, तो बोलेंगे टैक्स पॉइंट है। ठीक है। रेलिवेंस की बात करेंगे तो हायर टैक्स पॉइंसी जो है ये पॉजिटिव इंडिकेटर है, ये बताता है एफिशिएंट टैक्स सिस्टम है, ये इंक्रीज करेगा रेवेन्यू। अगर जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगा। ठीक है। करंट स्टेटस की बात करेंगे तो इंडिया की टैक्स पॉइंसी जो है 2.2 और 2.12% है। ठीक है। और फ्यूचर प्रोजेक्शन है कि गवर्नमेंट एम कर रही है कि मेंटेन करना है टैक्स पॉलिसी इन द रेंज ऑफ 1.2 टू 1.5%, अचीव करना है ग्रोथ 6.5 से 7% का। ट्रेंड की बात करेंगे तो हाई टैक्स पॉलिसी इंडिकेट करती है इफेक्टिव टैक्स सिस्टम। हाई ओवर सस्टेन करना इस पॉलिसी को रिक्वायर करता है कि एड्रेस करना है हमें चैलेंजेस, कैसे कि टैक्स इवेजन हो गया, इनफॉर्मल इकोनॉमी का चैलेंज है, टैक्स रिफॉर्म करने हैं, इंश्योर करना है कि इंक्रीज हो कलेक्शन, बेस को बढ़ाना है, वाइडन करना है, इंप्रूव करना है कंप्लायंस मैकेनिज्म को, और स्ट्रीमलाइन करना है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद टैक्स एक्सपेंडिचर। टैक्स एक्सपेंडिचर तीसरा कॉन्सेप्ट ये होता है रेवेन्यू जो गवर्नमेंट ने फॉरगो कर दिया, छोड़ दिया, टैक्स एग्जामेशन के थ्रू, डिडक्शन के थ्रू और रिबेट के थ्रू। ये एसेंशियली इनडायरेक्ट सब्सिडी होती है जो प्रोवाइड की जाती है स्पेसिफिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि डिडक्शन ऑन होम लोन्स इंकरेज करने के लिए हाउसिंग और सर्टेन सर्टेन टैक्स पेयर्स। ये सर्व करती है पॉलिसी ऑब्जेक्टिव, पर ये कॉम्प्लिकेट टैक्स सिस्टम होती है और रिड्यूस करती है पोटेंशियल टैक्स बेस को। टैक्स एक्सपेंडिचर जो है स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को, इन्वेस्टमेंट को, पर ये रिड्यूस करता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू बेस को। ये इंपैक्ट कर सकता है कोई फिजिकल हेल्थ को, पर ये प्रमोट करता है ग्रोथ को। ठीक है। अभी टैक्स एक्सपेंडिचर जो है एस्टिमेट किया गया है 1.15% है जीडीपी का। ग्लोबल एवरेज जो है 3.8% है, तो ग्लोबल एवरेज से हम कंसिडरेबली लो है। ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे तो इंडिया जो कंसिस्टेंटली पुश कर रहा है कि टैक्स एक्सपेंडिचर जो है रिपोर्ट एज अ पार्ट ऑफ एनुअल बजट सिंस 2006। हम 2006 से ही टैक्स एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जो है वो बजट के साथ प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। टैक्स एक्सपेंडिचर जो ड्राइव करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, इन्वेस्टमेंट को, ये रिड्यूस करता है पर गवर्नमेंट का बेस, रेवेन्यू बेस। केयरफुल इवेल्युएशन जो है नेसेसरी है कि हम जो ये प्रोविजन जो है अचीव कर सके इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव और सीवियरली इंपैक्ट ना करे, हमारी फिजिकल हेल्थ को भी इंपैक्ट ना करे, हमारे ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सके। गवर्नमेंट की कमिटमेंट है ट्रांसपेरेंसी की, रिपोर्ट करने में टैक्स एक्सपेंडिचर को, ये पॉजिटिव स्टेप है। फॉर फर्दर इवेल्युएशन और रिफॉर्म जो है एक्सपेंडिचर के लिए वो जरूरी है। अदर टाइप ऑफ बजट की बात करेंगे तो आउटकम बेस्ड बजट होता है,
ये प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रेंथन की करती है, अकाउंटेबिलिटी को एनहांस करती है। तो 2017-18 से ट्रेडिशनल प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो था उन्हें अबॉलिश कर दिया गया। इसने पेव किया वे एक मोर हॉलिस्टिक असेसमेंट ऑफ स्पेंडिंग की। मिनिस्ट्री है ना अब प्रिपेयर करती है आउटकम बजट जो प्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट को। ये लिंक करता है फाइनेंशियल जो आउटले है फॉर इच स्कीम टू स्पेसिफिक मेजरेबल परफॉर्मेंस। जो पैसा दिया उनका क्या डिलीवरेबल्स आया, क्या इंडिकेटर्स है अटेन किया उसने, क्या परफॉर्मेंस अटेन की, तो ये आउटकम क्या है उसके, उसको आउटकम बेस्ड बजट। फिर ये जेंडर बजटिंग, ये एनालिटिकल टूल है एग्जामिन करने के लिए गवर्नमेंट का बजट जो है जेंडर पर्सपेक्टिव से। ये इन्वॉल्व करता है अप्लाई करना जेंडर लेंस एंटायर बजटरी प्रोसेस को इंश्योर करने के लिए इक्विटेबल रिसोर्स का एलोकेशन। इससे पार्ट ये होता है जिसमें 100% वुमेन के लिए होता है, पार्ट भी होता है इस पर एटलीस्ट 30% वुमेन के लिए एलोकेशन होता है। ट्रेंड में देखेंगे हम कि 8% नियरली 8.5% जो है रियली बजट का जो है वो वुमेन डेडिकेटेड होता है। अब बात करेंगे जीरो बेस्ड बजटिंग की। तो ये मेथड होती है जहाँ एवरी एक्सपेंस जो है वो जस्टिफाई होना चाहिए हर साल। जीरो से हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हर साल ये स्कीम जरूरी है कि नहीं है, जीरो से उसे इवेलुएट करते हैं, अगर जरूरी है तो ये अलोकेशन होगा। ये गोल जो है फेस आउट करना है, इसका गोल है फेस आउट करना है, जो ऑब्सोलीट स्कीम है ऑब्सोलीट पॉलिसी है उसे फेस आउट करना है। और इसे इसका एम है कि जो एक्सपेंडिचर है वो मोर फ्रूटफुल हो सके। कंटेम्प्रेरी थीम्स की बात करेंगे। कंटेम्प्रेरी थीम में है यूनियन बजट 2025-26 जो है इसने 4 प्राइमरी इंजन को बताया है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। ठीक है, रिफॉर्म करना है हमें, इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना है, विकसित भारत डेस्टिनेशन है हमारा। एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट की बात की है इसने, बात की है एमएसएमई और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ना है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात की है। सबसे पहला एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट, इन सबको बढ़ाना है। तो क्या है, पहला है एग्रीकल्चर को, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। दूसरा है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए नेशनल हाई यील्डिंग सीड्स प्रोवाइड करने हैं, मखाना बोर्ड बनाया है। उसके अलावा प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि कृषि योजना है, इसके अंदर 100 डिस्ट्रिक्ट जो है उनको एड दिया जाएगा, टू 1.7 करोड़ फार्मर को एड प्रोवाइड किया जाएगा। उसके अलावा आत्मनिर्भरता पल्स में, ठीक है। उसके अलावा मिशन कॉटन के लिए प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, एमएसएमई और एम्प्लॉयमेंट के लिए कस्टमाइज क्रेडिट दिया जाएगा, क्रेडिट की स्कीम लाई गई है। स्कीम फॉर फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, ये टारगेट करता है 5 लाख न्यू बिजनेस को इंक्लूडिंग वुमेन एंड मार्जिनलाइज। उसके अलावा लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कि फुटवेयर हो गया, लेदर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, उस पर एम्फोसिस किया गया है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसके लिए अंडर टिंकरिंग लैब है। उसके अलावा एजुकेशन जो है एक्सपेंशन होगा मेडिकल एजुकेशन का विद 10,000 एडिशनल सीट्स जो दी जाएगी और 75,000 जो है और नेक्स्ट 5 ईयर। इस साल 10,000 और एडिशनल 10,000 सीट इंक्रीज की जाएगी। फोकस्ड AI बेस्ड एजुकेशन 500 करोड़ अलोकेट किया जाएंगे फॉर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो असेस मोनेटाइजेशन प्लान है, इसका टारगेट है 10 लाख करोड़ का 2025 से 30 के बीच में डिसइन्वेस्टमेंट से। और सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए स्टेट को जो है 1.5 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लोन दे रही है। उसके अलावा मेरीटाइम डेवलपमेंट फंड है। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए बात करेंगे तो इंश्योरेंस सेक्टर को FDI लिमिट रेज कर दी गई है। ग्रामीण क्रेडिट कार्ड इंट्रोडक्शन हुआ है, ग्रामीण क्रेडिट स्कोर का रूरल एरिया के लिए, और KYC रजिस्ट्री को रिवैम्प किया गया है, रैशनलाइज किया गया है, कस्टमर टैरिफ को टैक्स रिफॉर्म किया गया है। इसका टारगेट है ईज करना है, बिजनेस को ईज करना है, कंप्लायंस जो मैकेनिज्म है उसे डीकॉम्प्लेक्सीफाई करना है, डीकॉम्प्लेक्स करना है, सिंप्लीफाई करना है। टैक्स रिफॉर्म में पर्सनल इनकम टैक्स रिफॉर्म आया है, इसमें फोकस है मिडिल क्लास पे और सिंप्लीफाई करना है टैक्स सिस्टम को। न्यू इनकम टैक्स बिल आया है, रैशनलाइजेशन हुआ है, TDS का प्रोसीजर जो है ईज किया गया है, कंप्लायंस प्रोसीजर ईज किया गया है। अब कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी, इसका रैशनल इम्पैक्ट क्या है, रैशनल और इम्पैक्ट क्या है। स्ट्रेटेजी कैपिटल लेड कैप स्ट्रेटेजी जो है कैपेक्स की स्ट्रेटेजी जो है ये कॉर्नर स्टोन है गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी के लिए। एम करती है अराइव करना है इकोनॉमिक रिकवरी और लॉन्ग टर्म एक्सपेंशन। ये इन्वॉल्व करता है सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करना है पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में। रैशनल क्योंकि इसका इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है इकोनॉमी पे देन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो 1 रुपये इन्वेस्ट करती है वो क्रिएट करती है अगर न्यू एसेट्स, तो ये लार्जर इंक्रीज करता है GDP को। एस्टिमेटेड है 2.5 to 3 टाइम्स जो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है इफेक्ट करती है। क्राउडिंग इन पर होता है, गवर्नमेंट अगर इन्वेस्ट करेगी तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। इससे क्या होगा, हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारी जो गुड्स एंड सर्विस है उसकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी। कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो क्या होगा, अफोर्डेबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी तो क्या होगी, जॉब जॉब क्रिएट होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जॉब क्रिएशन, तो उससे क्या होगी, जो लोगों का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव होगा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी, तो वर्चुअल साइकिल डेवलप होगी। ठीक है,
कैपेक्स एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बात करेंगे तो 3.4% है जीडीपी का। उसके बाद इंटरेस्ट फ्री लोन दिया गया है स्टेट को, 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन, 1.5 लाख करोड़ का अप्रॉक्स। इंपॉर्टेंस क्या है प्राइवेट कैपेक्स की? प्राइवेट कैपेक्स जो होता है ये नॉन गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म एसेट्स में, जैसे कि फैक्ट्री हो गया, मशीनरी हो गई, ये एसेंशियल है एक्सपांड करने के लिए नेशन का प्रोडक्टिव कैपेसिटी। इम्पैक्ट क्या होता है इसका? इन्हांस करता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इन्हांस करेगा, ग्रोथ करेगा, एम्प्लॉयमेंट देगा, टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन, न्यू टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन होगा, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी और रेवेन्यू जनरेशन होगा। ठीक है। सेक्टोरल फोकस, प्लांट कैपेक्स जो है डोमिनेटेड है मैन्युफैक्चरिंग में, आईटी एंड कम्युनिकेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में। कैसे ये बूस्ट देगा, हाउ टू बूस्ट, कैसे हम बूस्ट कर सकते हैं? पहले तो कंज्यूमर डिमांड बूस्ट करना है, रिफॉर्म को एक्सीलरेट करना है, पॉलिसी में स्टेबिलिटी लानी है और मेंटेन करना है, पब्लिक स्पेंडिंग को है ना मेंटेन करना है। 16 फाइनेंस कमीशन टर्म ऑफ रेफरेंस और उसके इम्प्लीकेशन क्या है फिस्कल फेडरलिज्म के। रिसेंटली कंस्टिट्यूट की गई 16 फाइनेंस कमीशन अरविंद पनागरिया जी की चेयरमैनशिप के अंदर ये रीडिफाइन करती है सेंट्रल स्टेट रिलेशन को फॉर 2026 से 2031 के अंदर। ये इसका रिकमेंडेशन जो है क्रिटिकल है फ्यूचर फिस्कल फेडरलिज्म के लिए इंडिया में। कोर मैंडेट की बात करेंगे तो फिस्कल फाइनेंस कमीशन जो है उसका प्राइमरी रूल है रिकमेंड करना फॉर्मूला जैसे जिससे वर्टिकल डिवोल्यूशन होगा, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे फंड का डिवोल्यूशन होगा डिविजिबल पूल ऑफ टैक्स से, इसमें सेसो सरचार्ज नहीं आते। और ये बताता है और ऑल्सो ये भी बताता है कि दो स्टेट के बीच में कैसे एलोकेशन होगा, तो मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल, वर्टिकल जो है सेंटर स्टेट के बीच में, हॉरिजेंटल दो स्टेट के बीच में। कि चैलेंज क्या है? पहला तो वर्टिकल इम्बैलेंस सेस सरचार्ज का चैलेंज है, नॉन शेयरेबल होते हैं सेस एंड सरचार्ज, तो उसका क्या उसको वो इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है। फाइनेंस 15 फाइनेंस कमीशन जो है 41% जो है डिविजिबल पुल जो है डिविजिबल टैक्स है उसका 41% दिया था। तो यही चैलेंज है इसके सामने। उसके अलावा राइज हो रही है स्टेट की डेट जो है वो राइज हो रही है, पॉपुलिज्म फ्री बीज का पॉपुलिस्ट कल्चर बढ़ रही है। उसके अलावा सेंटर स्टेट बोरोइंग कॉन्फ्लिक्ट है, सेंटर की पावर है इम्पोज करना नेट बोरिंग सीलिंग स्टेट पे अंदर आर्टिकल 293, ये मेजर पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। उसके अलावा रीथिंक करने की जरूरत, रीथिंक करने का चैलेंज है, हॉरिजेंटल डिवोल्यूशन है। अगर साउथ के स्टेट को कम मिलता है अगर पैसा, तो साउथ के स्टेट वॉइस कर सकते हैं रेस। ठीक है। तो प्रोग्रेसिव स्टेट साउथ जो है आर्ग्यू करते हैं कि ये फेस करते हैं यूनिक चैलेंज, इनकी एजिंग पॉपुलेशन है, रैपिड अर्बनाइजेशन जो इंक्रीज करता है एक्सपेंडिचर, बल्कि उनका वाइल द टैक्स रेवेन्यू बेस अफेक्टेड बाय द डेमोग्राफिक शिफ्ट। टैक्स रेवेन्यू जो बेस है वो अफेक्ट हो रहा है, डेमोग्राफिक शिफ्ट से जो टैक्स रेवेन्यू बेस है वो अफेक्ट हो रहा है। बात करेंगे, अब बात करेंगे द केस फॉर द वेल्थ टैक्स। एमिड राइजिंग इनइक्वालिटी डिबेट है कि वेल्थ एंड इनहेरिटेंस टैक्स जो है वो रिमर्ज करना चाहिए, इंडिया में नहीं है। वेल्दी इंडियन जो है अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी इनकम को अवॉइड करने के लिए टैक्स को। पेपर जो है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जिसका डायरेक्टर है राम सिंह, उन्होंने पॉइंट किया कि अनोमलीज है और एसेस करते हैं कैसे इनकम फेयर जो है अगेंस्ट देयर वेल्थ, इनकम फेयर परफॉर्म करती है अगेंस्ट देयर वेल्थ। कंटेक्स्ट ऑफ इनइक्वालिटी स्टडी जो है थॉमस पिकेटी की हाईलाइट करती है कि 2023 में टॉप 1% जो अर्नर है इंडिया में वो कंट्रोल कर रहे थे 22% नेशनल इनकम को और 40% वेल्थ को। ये अंडरस्कोर करता है कि स्केल ऑफ वेल्थ का कंसंट्रेशन कैसा है। इनकम इनकम टैक्स स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है इलेक्शन कैंडिडेट जो है फाइल कर रहे हैं शो दैट द 1% इंक्रीज इन द फैमिली वेल्थ वो एसोसिएटेड है 0.6% डिक्रीज इन द रिपोर्टेड इनकम टू वेल्थ रेशियो। मतलब वेल्थ तो है पर वो अपनी इनकम उतनी नहीं दिखाते क्योंकि इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लगेगा, वेल्थ के ऊपर वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स लग नहीं रहा है, इसलिए लोग वेल्थ तो दिख रही है पर इनकम जो है वो छुपा रहे हैं, कम दिखाते हैं। तो इंडिया का टैक्स सिस्टम जो है वो रिग्रेसिव है विद द वेल्दी पेइंग अ लोअर इफेक्टिव इनकम टैक्स रेट। ये पार्टली ड्यू टू द अंडर रिपोर्टिंग होती है इनकम की एग्रीकल्चर से और कमर्शियल प्रॉपर्टी से जो जो यील्ड करता है हायर रिटर्न देन इक्विटीज पर अपेयर टू लोअर इनकम टू वेल्थ रेशियो। आर्ग्यूमेंट क्या है फेवर में क्या लाना चाहिए वेल्थ टैक्स, एड्रेस करेगा इनइक्वालिटी को, ये फंड करने में हेल्प करेगा, सोशल प्रोग्राम को प्रमोट करेगा, इक्विटी को और इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करेगा। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पे क्या है, ये कैपिटल लोग यहाँ से पैसे निकाल के बाहर ले जाएंगे, कैपिटल फ्लाइट रिस्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज है और पास्ट का एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो प्रोपोनेंट जो है क्वेश्चन करते हैं कि पास्ट में फेलियर हुआ है सच टैक्स से। स्टेट ड्यूटी अबॉलिश किया गया 1985 में क्योंकि हाई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट था और एक्सट्रीमली लो रेवेन्यू था। सिमिलरली वेल्थ टैक्स जो है वो अबॉलिश किया गया 2015 में क्योंकि इससे है ना सिर्फ 1,000 करोड़ मिला विद कलेक्शन कॉस्ट बिंग डिसप्रोपोर्शनेटली हाई। कलेक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहता है। बैलेंस्ड अप्रोच जो है जरूरी है अचीव करना है हमें इंक्लूसिव ग्रोथ, अंडरमाइन नहीं करना है हमें, इन्वेस्टमेंट को अंडरमाइन नहीं करना है, लोगों को डिसइंसेंटिवाइज नहीं करना है कि लोग अपने पैसे यहाँ से विड्रॉ करके ले जाए और इस इक्विटी को भी हमें प्रमोट करके चलना है। अब ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या होता है, ये एक इंटरनेशनली एग्रीड है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है जो डिज़ाइन किया गया है इंश्योर करने के लिए कि लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज जो है
जो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज होती है उनके लिए है कि उनको मिनिमम टैक्स पे करना है, लेवल ऑफ टैक्स अपने प्रॉफिट पे, रिगार्डलेस कहीं भी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी उनकी कहीं भी परफॉर्म कर रही हो, तो वेयर एवर जहाँ भी वो चाहे अपना प्रॉफिट डिक्लेयर करना, वहाँ उन्हें एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टैक्स जो है देना ही है। मिनिमम परसेंटेज ऑफ टैक्स कहीं भी चले जाए तो लगेगा। अभी क्या होता है एक्चुअल में कि अगर कई सारी ऐसी कंट्रीज है, ये एक कंट्री है, ये बी कंट्री है, ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है। ए कंट्री में टैक्स जो है 2% है और बी कंट्री में जो है टैक्स है 20% है। तो वो लोग क्या करते हैं, अगर बी कंट्री में वो सेल कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, पर वो है ना चलिए अपनी जो रजिस्ट्रेशन है ना वो दिखाते हैं कि हम ए कंपनी में ए कंट्री में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ जो है 2% इफेक्टिव टैक्स है, तो यहाँ उन्हें 2% देना पड़ता है। अगर यहाँ वो देते, यहाँ अर्निंग कर रहे हैं वहीं यहीं टैक्स देते, तो यहाँ बी में उन्हें 20% देना पड़ता है। तो 20% से बचने के लिए वो 2% देके वो बच जाते हैं, 18% अपना सेव कर लेते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हम मिनिमम है ना एक फॉर एग्जाम्पल 10% मान लेंगे कि 10% हर जगह लगेगा, कहीं भी आप करें, तो उनके पास क्या होगा, एक डिसइंसेंटिव होगा। और ये बी कंट्री क्या करेगी, बी कंट्री भी कोशिश करेगी कि हम अपना टैक्स 20% से घटा के कुछ कम करें, ठीक है। तो ये अपना टैक्स कुछ कम करेगी, तो ये टैक्स रैशनलाइजेशन को भी प्रमोट करेगा, और साथ ही साथ जो है ये कंपनीज को डिसइंसेंटिवाइज करेगा कि वो कंपनी जो है अपनी जो प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको शिफ्ट ना करें टैक्स हेवन कंट्रीज में। प्रपोज्ड रेट जो है ओईसीडी और G20 ने प्रपोज किया है, ये इंक्लूसिव फ्रेमवर्क को, इसको हम कहते हैं बेस इरोजन प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये 15% कहा गया, ये 15% होना चाहिए मिनिमम टैक्स। कैसे ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है हेल्प करेगा इकोनॉमी को, ये कर्व करेगा प्रॉफिट शिफ्टिंग। एक कंपनी जो है अपना प्रॉफिट एक एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट करके बताती है, तो ये शिफ्ट करने कर्व करेगा प्रॉफिट शिफ्टिंग को। ये एंड करेगा द रेस टू द बॉटम, मतलब जहाँ सबसे लोएस्ट टैक्स होता है कंपनीज वहाँ शिफ्ट होने के लिए ट्राई करती है, तो ये रेस जो है उसे खत्म करेगा, इंक्रीज करेगा टैक्स रेवेन्यू। अब ये बी कंट्री जहाँ टैक्स हाई था और यहाँ से जो कंपनी शिफ्ट हो रही थी, तो ये शिफ्टिंग कंपनी जो शिफ्ट कर रही थी अपना प्रॉफिट ये कम होगा, तो यहाँ की इसकी रेवेन्यू बढ़ेगी। उसके अलावा फेयर टैक्सेशन होगा, यहाँ पहले 20% था, तो ये अब उसे डिस्करेज करेगा। ये यहाँ जो कंपनी है, जो यहाँ बी में जो कंपनी है, बी में कंपनी बाहर शिफ्ट ना हो, इसलिए मिनिमम टैक्स लगाया गया है। पर अब बी को भी वो मिलेगा, डिस्करेज करेगा कि वो इंसेंटिवाइज करेगा कि बी भी है ना अपने पैसे को कम करे, अपना जो टैक्स रेट है उसे कम करे, तो टैक्सेशन फेयर होगा। उसके अलावा लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, ठीक है, चाहे अब कंपनी ए में हो चाहे बी में हो, उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। अब कोई कंपनी जो है बी में रजिस्टर्ड है तो उनको ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो रही है। अगर कोई कंपनी ए में रजिस्टर्ड है तो उनको है ना एक कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस हाई है, ठीक है, उनका प्रॉफिट मार्जिन हाई है, ठीक है। तो वो ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में वर्क कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में वर्क कर सकते हैं, अपना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, अपने जो स्टेक होल्डर को है ना ज़्यादा डिविडेंड देंगे, ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, तो क्या है उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, तो फर्दर ऑन क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, तो ये वर्चुअल साइकिल चलती है। पर बी के केस में ऐसा नहीं होगा, अब जो है लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए मिलेगी। ग्लोबल मिनिमम टैक्स जो है एड्रेस करता है प्रॉफिट शिफ्टिंग को, हॉल्ट करता है हार्मफुल टैक्स कंपटीशन को हॉल्ट करता है, इंक्रीज करेगा इंक्रीज करेगा ग्लोबल टैक्स रेवेन्यू, इंश्योर करेगा फेयर टैक्सेशन, प्रमोट करेगा लेवल प्लेइंग फील्ड सभी बिजनेस के लिए वर्ल्ड वाइड। इक्वलाइजेशन लेवी, ये गूगल टैक्स भी कहते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स होता है रेवेन्यू पे, जो नॉन रेजिडेंट डिजिटल कंपनीज है उन पे इनके लगाया जाता है, इंश्योर करने के लिए फेयर कंपटीशन। और टैक्स जो है टैक्स उन कंपनीज पे लगाया जाता है जो लैक करते हैं फिजिकल प्रेजेंस इन द कंट्री। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में, 6% था, ठीक है, ये रिड्यूस कर दिया गया था 2%। ये एम था इसका कैप्चर करना है शेयर ऑफ द बूमिंग डिजिटल इकोनॉमी फॉर द इंडियन एक्सचेकर, ठीक है। हाउएवर द यूनिलेटरल नेचर जो है टैक्स का, इसने क्रिएट किया है सिग्निफिकेंट चैलेंज। की कंसर्न है ट्रेड का फ्रिक्शन हो रहा है, यूएसए जो है रिटेलिएटरी टैरिफ लगा रहा है, डबल टैक्सेशन का इशूज़ है, एम्बिग्विटी है, स्कोप ऑफ ये पोरली डिफाइंड है, क्रिएट करता है कन्फ्यूजन। रिजॉल्व करने के लिए, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, ट्रेड वॉर को अवॉइड करने के लिए इंडिया ने अबॉलिश कर दिया इस टैक्स को। डिसीजन जो अलाइन करता है इंडिया की जो कमिटमेंट है ओईसीडी का ग्लोबल टैक्स फ्रेमवर्क है उसके साथ अलाइन करता है, ये प्रोवाइड करता है मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर टैक्सिंग डिजिटल जायंट्स। डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की बात करेंगे तो इंडिया का डायरेक्ट टैक्स लैंडस्केप जो है वो अंडरगो किया है सिग्निफिकेंट रिफॉर्म। इसका एम है सिंप्लीफिकेशन का, इंक्रीज करना है कंप्लायंस को और फोस्टर करना है इकोनॉमिक ग्रोथ को। ओवरव्यू की बात करेंगे हम तो विद इन द डायरेक्ट टैक्स नोटेबल डाइकोटॉमी है विद इन द ग्रोथ। कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 12% से ग्रोथ किया है, पर्सनल इनकम टैक्स जो है 27% से ग्रोथ किया है, रिफ्लेक्ट करता है वाइडनिंग टैक्स बेस। प्रोपोज्ड एंड ऑनगोइंग रिफॉर्म क्या है, टू इंक्रीज द कंप्लायंस। न्यू टैक्स बिल ये लाता है सर्टेनिटी लाता है, सिंप्लीफिकेशन की बात करता है, रिड्यूस लिटिगेशन की बात करता है, फेसलेस असेसमेंट की बात की गई है। इसके लिए टैक्स पेयर का चार्टर लाया गया है, ये फास्टर करेगा प्रोसेस को, रिटर्न का और विवाद से विश्वास स्कीम लाया गया है डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए। उसके अलावा रैशनलाइज किया गया है सब्सिडी टीडीएस को और टीसीएस को,
ठीक है। ये प्रोविजन इंक्लूड करता है लेवी जो है ऑन ओवरसीज स्पेंड विद द पोटेंशियल टू ब्रिंग डाउन द रेट्स व्हाइल स्टिल गैदरिंग इंटेलिजेंस। इसके अलावा शिफ्ट टूवर्ड्स अ पर्सनल इनकम टैक्स रिजिम। सिग्निफिकेंट रिफॉर्म जो है इन द सिग्निफिकेंट रिफॉर्म इज द न्यू पर्सनल टैक्स रिजिम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है बजट 2020 में विदाउट एग्जाम्पशन। ये सिग्निफिकेंटली स्प्रूस अप करेगा मतलब सुधारेगा और सब्सिक्वेंट बजट सुधरा है और फर्दर उसकी पॉलिशिंग हुई है ओवर द अपकमिंग बजट्स उसकी पॉलिशिंग हुई है विद हायर रिबेट्स एंड फ्रेंडलियर टैक्स रेट जो है टैक्स स्लिप जो है वो फर्दर फ्रेंडली हुई है। लेटेस्ट चेंजेस की बात करेंगे तो ऑफर करता है कंप्लीट टैक्स रिबेट। इंडिविजुअल जो अर्न करता है अप टू 12 लाख रुपीज़, पहले 7 लाख थी अब 12 लाख हो गई है। ये ट्वीक करता है टैक्स स्लिप्स को फॉर दोज अर्निंग ओवर 12 लाख, जिससे लोअर टैक्स पेमेंट होती है, इनको लोअर टैक्स बर्डन आता है लोगों के ऊपर। फाइनेंशियल ईयर 2026 से ये 20% टैक्स रेट जो है अप्लाई करेगा ओनली ऑन द इनकम ओवर 16 लाख अ ईयर एंड 30% रेट जो है वो किक करेगा किक इन एट ओवर 24 लाख। इन कॉन्ट्रास्ट टू ओल्ड रिजिम जहाँ थ्रेशोल्ड जो है 5 लाख तक का था, 5 लाख के ऊपर जो है 20% था 5 लाख के ऊपर और 30% था 10 लाख के ऊपर। अडॉप्शन जो है ग्रो हो रहा है। गवर्नमेंट डेटा शो करता है कि बाई अगस्त 2024 72% जो है ऑफ द टोटल टैक्स 7.28 टैक्स फाइलर ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स रिजिम, मतलब मेजोरिटी तो वो है टैक्स फाइलर जो है वो न्यू टैक्स रिजिम को फॉलो कर रहे हैं। सपोर्ट फॉर IFSC एंड स्टार्टअप, एक्सटेंशन ऑफ द डेट ऑफ सेटिंग अप ऑफ ऑपरेशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर फॉर द सेक्टर्स जैसे कि शिप और एयरक्राफ्ट लीजिंग अंटिल 2030, ये प्रोवाइड कर रहा है लॉन्ग टर्म हॉरिजन इन्वेस्टर के लिए। मतलब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में और स्टार्टअप को प्रमोशन में। एक्सटेंशन हो रहा है सनसेट डेट का फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम बाय अनदर 5 ईयर। इंक्रीज हुआ है वॉलंटरी कंप्लाइंस में, इंक्रीज हुआ है हार्मोनाइजेशन हुआ है, प्रोविजन का हार्मोनाइज हुआ है। जैसे कि इंट्रोड्यूस किया है कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन जो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन फॉर क्रिप्टो असेट्स एंड हार्मोनाइजेशन प्रोविजन है जो रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इन इंडिया। ऐसी कंपनीज जिनका इंडिया में प्रेजेंस है उनके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कंप्लायंस मैकेनिज्म है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उससे हार्मोनाइज करने की कोशिश की गई है। आर्म लेंथ प्राइस डिटर्मिनेशन, रैशनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजन फॉर आर्म लेंथ प्राइस डिटर्मिनेशन, इन्हांस करने के लिए सर्टेनिटी और रिड्यूस करने के लिए लिटिगेशन। मतलब कि क्या होता है, एक कंपनी है वो कंपनी अपनी सब्सिडियरी से कुछ सामान लेती है और हमारे यहाँ उस सामान को महंगा बताती है कि हमने इतने महंगे में लिया है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ सिंपली समझते हैं कि हम देखते हैं ये एक कंपनी है ए, इसकी एक सब्सिडी है दूसरी कंट्री में, ये मान लो मॉरिशस में इसकी सब्सिडी है। अब ये क्या करती है, अपनी सब्सिडी से कुछ सामान लेगी। ये सामान को इसने लिया है 10 रुपये में, पर हमको बताएगी ये कंट्री में हमारे यहाँ इंडिया में ये बताएगी इसने है ना ये 100 रुपये में लिया है। जितना वो सामान का महंगा बताएगी, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल महंगा बताएगी तो उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। जितना प्रॉफिट मार्जिन कम होगा उसका कॉर्पोरेट टैक्स उतना कम लगेगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, लिटिगेशंस बढ़ रहे थे। मतलब हम बोल रहे थे कि यार देखो ये ज़्यादा बढ़ कर बता रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर अब क्या किया हमने, एक सर्टेनिटी लाने के लिए एक रेंज फिक्स कर लिया है कि इसके ऊपर होगा इतना, ये रेट फिक्स है पहले से। तो प्री ऑथराइजेशन हो गया है। आर्म लेंथ डिस्टेंस प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस को पहले से डिटरमाइन कर लिया गया है जिससे जो लिटिगेशन के इश्यूज है वो ना हो।